अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केम स्पार्क विद शहरियार। क्या आपने कभी सोचा है कि आप एक रूम में हैं और आप एक रूम में एक कॉर्नर पर परफ्यूम की बोतल स्प्रे करते हैं, तो उसकी जो स्मेल है, उसकी जो फ्रेग्रेंस है, वो पूरे रूम में फैल जाती है। अगर आप एक रूम में हैं, उसके एक कोने में आप परफ्यूम स्प्रे करते हैं और कुछ देर के बाद वो पूरे रूम में फैल जाती है, क्या उसको किसी ने रास्ता दिखाया? कभी आपने सोचा कि वो खुशबू पूरे रूम में क्यों फैल गई? आए चलते हैं, हम इस कंसेप्ट को समझते हैं। कोशिश करूंगा कि आज का जो टॉपिक है उससे ये आपका जो क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपसे किया है वो आपका क्लियर हो जाए, और जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा वो भी आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हम चैप्टर 14 क्लास 10th जो न्यू सिलेबस है उसका आज हम लेक्चर नंबर 8 डिस्कस करेंगे, जिसका टॉपिक है डिफ्यूजन। तो लफ्ज से जाहिर हो रहा है डिफ्यूज, फैलना, किसी चीज का फैलाव। अब वो कहते हैं जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर कंटिन्यूअस मोशन होती है, वो मुसलसल एक जगह से दूसरी जगह मोशन करते रहते हैं। अब जो नेक्स्ट बात आपने समझनी है बेटा, जब मॉलिक्यूल्स की मोशन होती है, कहता है कि उनके मॉलिक्यूल्स जब मोशन होती है तो वो कहता है अगर वो मॉलिक्यूल्स मूव करें कहां से, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की जानिब, जहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा हो उस जगह से उस जानिब मूव करें, जहां पर कंसंट्रेशन कम हो, जहां पर उसकी मिकदार कम हो, तो इस तरह से पार्टिकल्स की जो मोशन है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन क्या कहलाएगी? डिफ्यूजन कहलाएगी। आपको मैंने एग्जांपल दी थी, आपको एक क्वेश्चन बताया था कि परफ्यूम की बोतल अगर आप एक कॉर्नर में स्प्रे करते हैं, बेटा जिस कॉर्नर में आप उसको स्प्रे करेंगे वहां पर उसकी कंसंट्रेशन शुरू में क्या होगी? ज्यादा होगी, और बाकी जो रूम है वहां पर उसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो कम होगी। तो वो वहां से मॉलिक्यूल जो है वो उस कोने से मॉलिक्यूल जो है वो बाकी पूरे रूम में फैल जाएंगे। रीजन, वो मूव करेंगे हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो चुका होगा, और डिफ्यूजन का जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो चुका होगा। अब जो नेक्स्ट इसमें जो बात आपसे एज एमसीक्यूज पूछी जा सकती है बच्चों, वो क्या है? डिफ्यूजन इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कहता है ये जो है ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो खुद ब खुद होता है, जिसको बाहर से एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। अब किसी को एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत ना पड़े, आप ये भी कह सकते हैं। आपकी बुक में ये डायग्राम बनी हुई है, इस डायग्राम को बनाने का मकसद ये है कि वो आपको कंसेप्ट समझा रहा है कि डिफ्यूजन किस तरह से होती है। आप अगर लेफ्ट साइड पर देखें तो मैंने गैसेस के मॉलिक्यूल्स को एक कंटेनर में बंद किया और दरमियान में मैंने स्टॉपर लगाया हुआ है। फिल वक्त ये स्टॉपर अभी बंद है, तो राइट साइड पर आपको जो कंटेनर नजर आ रहा है वो आपके पास एम्प्टी है। थोड़ी देर के बाद मैं करता क्या हूं, मैं ये जो आपके पास क्या है, ये आपके पास जो स्टॉपर मौजूद है सेंटर वाला, आप इसको ओपन कर देते हैं। बेटा जैसे ही आप स्टॉपर को ओपन करेंगे क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स इस जगह से मूव करते हुए इस कंटेनर में आना शुरू हो जाएंगे, और कुछ देर के बाद क्या होगा कि कंसंट्रेशन यहां से यहां शिफ्ट होगी। वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव हो रही है। इसको हम किस चीज का नाम देंगे? डिफ्यूजन का नाम देंगे। आई थिंक आपको डिफ्यूजन का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। ये आपकी बुक का फर्स्ट पैराग्राफ था डिफ्यूजन से रिलेटेड, वो मैं आपको समझा चुका हूं। उसके बाद ये डायग्राम थी वो मैं आपको समझा चुका हूं। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका पैराग्राफ है आप उसको हेडिंग बना सकते हैं एज अ फैक्टर्स व्हिच अफेक्टिंग डिफ्यूजन। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे डिफ्यूजन को विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। उसमें सबसे पहला कंसेप्ट आपको बच्चों आता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है? जब पार्टिकल्स आपके पास मोशन करते हैं तो उनके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। अब आपकी बुक में दो एग्जांपल उसने दी हैं। उसने कहा कि अगर हम हाइड्रोजन गैस ले लें और ऑक्सीजन गैस को ले लें तो कहता है इनमें से बताओ, इन दोनों गैसेस में से कौन सी गैस जो है वो जल्दी से डिफ्यूज करेगी। अब आपकी बुक वाला मेंशन करता है कि हाइड्रोजन जो गैस है वो लाइटर है, वो हल्की गैस है, वो जल्दी से डिफ्यूज होगी। लाइटर क्यों है? उसका मैस कम है। बच्चों हाइड्रोजन जो है ये हमारे पास, इसका जो मैस मैं कहूं तो वो आपके पास 2 है,
और ऑक्सीजन की मैं अगर बात करूं तो इसका जो मास है वो हमारे पास है 32। एक ऑक्सीजन का 16, 2 का मास क्या होगा 32। तो जिसका मास बेटा ज्यादा होता है, याद रख लें एक ट्रिक को कि डिफ्यूजन जो है वैसे तो स्क्वायर रूट ऑफ मैथ्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन हम इसको समझने लिए कह सकते हैं इनवर्स होती है ये मैथ्स के। जिसका मैथ ज्यादा होगा उसकी डिफ्यूजन कम होगी, जिसकी जो मॉलिक्यूलर मास कम होगा उसकी डिफ्यूजन ज्यादा होगी। तो बच्चों साफ सी बात है, हाइड्रोजन आपको नजर आ रहा है उसका मास 2 है, ऑक्सीजन का 32 है, तो किसका मास कम है? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का जब मास कम है तो ये जल्दी से डिफ्यूज कर जाएगी बनिस्बत किसके? ऑक्सीजन के। तो ये आपको काइनेटिक एनर्जी वाले टॉपिक में ये दो चीजें आपको बताई गई हैं। आई थिंक ये क्लियर हो चुकी होंगी। अब बेटा सेकंड फैक्टर है जो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिफ्यूजन किस तरह से इफेक्ट होती है टेम्परेचर से। बच्चों एक लाइन का आंसर है, एक मेन मकसद है इसका, एक कंसेप्ट है वो समझ लें, आपको ये क्लियर हो जाएगा। मीन जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, देखिए समझे, अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी गैसेस मॉलिक्यूल्स की। अगर काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स करेगी तो वो जल्दी से मूव करेंगे, फास्टली मूव करेंगे। अगर फास्टली मूव कर रहे हैं तो मैं कह सकता हूं कि उनकी जो डिफ्यूजन होगी वो भी क्या होगी? ज्यादा होगी। आई थिंक ये क्लियर होगी बात कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आप सिंपल कह लें उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कमजोर होना शुरू हो जाएंगी। जब वो कमजोर होंगी तो डिफ्यूजन जल्दी होगी। ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अच्छा बच्चों, ये आपका फैक्टर्स था, दो फैक्टर। आपके बुक में डिफरेंट गैसेस की डिफरेंट डिफ्यूजन होती है, उसको समझाने के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी आपके बुक में डिस्कस की गई है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि क्या होती है। उसमें हमने क्या करना है, एक लॉन्ग ट्यूब ले लेनी है आपने, उस लॉन्ग ट्यूब के दोनों एंड ओपन होने चाहिए। सेकंड नंबर पर आपने क्या करना है, दो गैसेस लेनी है, एक लेनी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरी आपने लेनी है अमोनिया गैस। दोनों को आपने उनका जो सोल्यूशन है वो ले लेना है। उसके बाद आपने 2 कॉटन लेनी है और दोनों कॉटन्स को अलग-अलग आपने किससे डिप करना है, किससे भिगो लेना है। एक को आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और एक को आपने अमोनिया के साथ। उसके बाद दोनों को एक साथ आपने ट्यूब के दोनों एंड पर लगा देना है एक साथ, ये जहन में रखनी है बात। उसके बाद क्या होगा, इनकी डिफ्यूजन स्टार्ट होगी, ये मॉलिक्यूल्स मूवमेंट करना शुरू होंगे। तो कहते हैं जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, मैं कहता हूं इस साइड पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और इस साइड पर मैंने ले लिया अमोनिया गैस को। अब वो कहते हैं जो अमोनिया गैस है वो मूवमेंट करती 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 यहां तक पहुंच गई और हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिर्फ यहीं तक पहुंचा। यहां सेंटर में जब ये दोनों गैसेस आपस में मिलती हैं तो एक व्हाइट कलर का आपको फ्यूम्स नजर आते हैं। वो किसके होते हैं? वो अमोनियम क्लोराइड के होते हैं, ये जहन में रखिएगा। NH4Cl के होते हैं, वो अमोनियम क्लोराइड के वो फ्यूम्स होते हैं। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अमोनियम मिलता है तो अमोनियम क्लोराइड बनता है, जहां पर मिलेंगे वहां पर आपको ये फ्यूम नजर आएगा। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो बात आपने जहन में रखनी है वो ये बात है कि अब देखिए हमने मेजर करना था डिस्टेंस। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिर्फ इतना सा मूव हुआ और अमोनिया जो गैस है देखिए ये बहुत ज्यादा मूव होगी। मीन मैंने आपको मेंशन किया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अप्रोक्सीमेटली 40.5 सेंटीमीटर मूव हुई है और अमोनिया गैस 59.5 सेंटीमीटर मूव हुई है। रीजन सुन लें, देखें हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर मैथ्स में कैलकुलेट करूं, देखें बच्चों, हाइड्रोजन का 1 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, तो ये ऑलमोस्ट बनेगा 36.5। और अगर अमोनिया का मास कैलकुलेट करूं, नाइट्रोजन का होता है 14, हाइड्रोजन का 1 3 है, तो 14 + 3 17। तो बच्चों देखें किसका मास कम है? अमोनिया गैस का मास कम है। तो अमोनिया गैस अगर मास कम है तो डिफ्यूजन ज्यादा हुई है, वही देख लें, आपको नजर आ रहा है कि इसकी जो डिस्टेंस कवर है वो 59.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब है अमोनिया जल्दी से डिफ्यूज हो जाता है ड्यू टू द लाइटर गैस देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बेटा ये कंसेप्ट था कि डिफरेंट गैसेस जो होती हैं उनकी जो डिफ्यूजन होती है वो डिफरेंट होती है, वो डिपेंड करती है उनकी मॉलिक्यूलर मास पे। जिसका मास कम होगा उसकी डिफ्यूजन ज्यादा होगी। तो ये छोटी सी एक्टिविटी थी, आई थिंक ये आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो ये छोटा सा आपका एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें उसने डिफ्यूजन को एक्सप्लेन किया, उसकी 2 फैक्टर्स बताए हैं जिसमें काइनेटिक एनर्जी बताया है, टेम्परेचर बताया और एक आपको एक्टिविटी एक्सप्लेन की है। अच्छा बच्चों, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया डिफ्यूजन क्या होती है और आपको एक एक्टिविटी बताई कि किसकी डिफ्यूजन ज़्यादा होती है। अब हम देखेंगे कि ये डिफ्यूजन क्या किरदार अदा करता है मेडिसिन्स के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर।
मीन हमारे जिस्म में जब हम ड्रग्स या मेडिसिन लेते हैं तो उसमें डिफ्यूजन का क्या रोल है। तो बच्चों बहुत एक अहम रोल है डिफ्यूजन का। तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग सबसे पहले जो आपको वो बताता है वो डेफिनेशन दोबारा से रिपीट कर रहा है। अकॉर्डिंग टू द डिफ्यूजन ऑफ मेडिसिन कहता है कि उनकी कंसंट्रेशंस जो होती है वो मूवमेंट जो होती है उन ड्रग्स की मॉलिक्यूल्स की वो हाई कंसंट्रेशंस टू लो कंसंट्रेशन मूव करती है। ये आपको ऑलरेडी बताया हुआ है तो इसमें दोबारा से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब बेटा आपकी जो नेक्स्ट पेज है, लास्ट पेज है आपका इस चैप्टर का, उसमें 2-3 मेन बातें आपको याद रखनी है और ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है ये आपका लास्ट वाला। इसमें 2-3 मेन कंसेप्ट आपने जहन में रखनी है कि अब वो कहता है कि डिफ्यूजन जो है वो किस तरह से किरदार अदा करता है कि कोई भी जो मेडिसिन आप लेते हैं, कोई भी जो ड्रग लेते हैं, वो किस तरह से आपकी बॉडी में रैपिडली जो है वो इफेक्टिव होती है, वो किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं। मीन उनको मैंने 3 लफ्जों में जिक्र किया है। कहता है कि किस तरह से वो एब्जॉर्ब होती है आपकी बॉडी में, किस तरह से वो आपकी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है, किस तरह से आपकी बॉडी में बाहर निकलती है। तो ये तमाम चीजों को कंट्रोल कौन करता है? रेट ऑफ डिफ्यूजन कंट्रोल कर रहा होता है, डिफ्यूजन इसको कंट्रोल कर रहा होता है। मीन आप खुद अंदाजा लगाएं कि हमने मेडिसिन ली है कि वो एब्जॉर्ब होगी, कितनी जल्दी से एब्जॉर्ब होगी, कितनी जल्दी से वो डिस्ट्रीब्यूट होगी हमारी बॉडी में, कितनी जल्दी से वो हमारी बॉडी में से बाहर निकल जाएगी। तो वो सारा का सारा डिपेंड करता है किस चीज पर? डिफ्यूजन पर। अच्छा बेटा अगर आप उससे नेक्स्ट जो पैराग्राफ देखेंगे उसमें वो बात कर रहा है कि अगर आप मेडिसिन ओरली इनटेक करते हैं, आपकी बॉडी में जाती है, तो बेटा वो आपकी बॉडी से होती हुई आपके स्टमक तक पहुंचेगी और आपके स्टमक के बाद वो आपके इंटेस्टाइन में पहुंचेगी, इंटेस्टाइन से वो आपके ब्लड में शामिल होगी। तो कहता है वो किस तरह से उसकी जो मूवमेंट हो रही है वो किस तरह से होगी, ये भी किस चीज पर डिपेंड करता है बेटा? ये भी डिपेंड करता है डिफ्यूजन के ऊपर। तो उसमें वो बात करता है कि किस तरह से वो आपके ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होती है और किस तरह से आपके ब्लड से वो उस टारगेट तक पहुंचती है जहां पर उसने पहुंचना है। तो वो उस सूरत हाल में ही पहुंचेगी अगर वो जो मेडिसिन है वो अगर जल्दी से डिफ्यूज होगी आपके ऑर्गन्स के अंदर। तो आपकी बुक में एक छोटी सी एग्जांपल दी, उसने कहा कि ऐसी मेडिसिन जो लिपिड सॉल्युबल होती हैं वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जल्दी से डिफ्यूज हो जाती हैं। मीन वो जल्दी से अपना एक्शन करती हैं, वो जल्दी से अपना जो काम होता है वो शुरू कर देती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो ड्रग्स, वो मेडिसिन जो जल्दी से डिफ्यूज नहीं होंगी आपकी बॉडी के अंदर, आपके ब्लड के अंदर, वो जल्दी से आपके ऊपर एक्शन नहीं करेंगी। मीन वो जल्दी से उस बीमारी का इलाज नहीं कर पाएंगी। तो ये आपकी बुक में मेन जो बात वो मेंशन की थी। उसके बाद बेटा लास्ट पे आपको जो पैराग्राफ है उसमें इस पूरे टॉपिक को उसने कंक्लूड किया 2-3 लफ्जों में। उसने कहा कि ये एक क्रूशियल रोल अदा करती है, डिफ्यूजन एक अहम किरदार अदा करती है किसके अंदर? मूवमेंट करने में, डिलीवरी ऑफ ड्रग्स के अंदर। कहता है कि उसकी मूवमेंट के अंदर, उसकी डिलीवरी के अंदर, मीन वो एक जगह से दूसरी जगह उसने पहुंचना है तो किस तरह से आपकी जो ड्रग्स है वो पहुंचेगी। और अगर वो जल्दी से पहुंचेगी तो वो जल्दी से बीमारियों का इलाज करेगी, अगर वो लेट पहुंचेगी तो आपका इलाज जो है उसमें कमी आ जाएगी। वो लेट होगा तो मीन आप उसकी जो ट्रीटमेंट है डिजीज की वो भी डिपेंड कर रही होती है कि उसकी डिफ्यूजन जल्दी से हुई है या नहीं हुई। तो आई थिंक आपको ये जो छोटा सा टॉपिक था इंपॉर्टेंस का कि मेडिसिन के अंदर डिफ्यूजन का क्या किरदार है, ये आपका एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन किसी तरह से भी आ जाए तो आप इसको अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन कर सकते हैं। इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है आपका। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 14। आज मैंने आपको ये चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। आज के जो टॉपिक में हमने, आज के लेक्चर में हमने जो 2 टॉपिक पढ़े, एक डिफ्यूजन पढ़ा और एक इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन इन मेडिसिन पढ़ा। तो आई थिंक ये दोनों टॉपिक आपको क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन माइंड में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी क्वेश्चन पूछेगा, मैं आपको उसका आंसर लास्ट में दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।